Good afternoon, all of you. How are you? I hope you all will be fine. And now, today we are going to discuss about class 7 civics chapter 8. The name of the chapter assert in the market. हम इस चैप्टर में ये डिस्कशन करेंगे कि एक सर्ट मार्केट में किस तरीके से आती है। ठीक है, जहाँ पर हम डिफरेंट टाइप के कारीगरों की बात करेंगे, कपड़ा बनाने वाले बुनकरों की बात करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है, देखेंगे आप कि दिस चैप्टर टेल अस द स्टोरी ऑफ अ शर्ट, कि ये जो चैप्टर है एक शर्ट की स्टोरी पर बेस्ड है। इट बीइंग विद द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन एंड एंड्स विद द सेल ऑफ द शर्ट, कि ये कॉटन की प्रोडक्शन से लेकर शर्ट के सेल तक की कहानी है। वी शैल सी दैट अ चेन ऑफ मार्केट्स लिंक द प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टू द बायर ऑफ द शर्ट इन द सुपर मार्केट, कि यहाँ पर हम लिंक देखेंगे किन चीज़ों की, कि प्रोड्यूसर से लेकर जो कॉटन के प्रोड्यूसर होते हैं, बायर होते हैं, और ये शर्ट सुपर मार्केट तक कैसे जाता है। बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस एट एवरी स्टेप इन द चेन, कि जो बाइंग और सेलिंग की जो प्रोसेस होती है एक चेन के फॉर्मेट में होती है। ठीक है, डज एवरी वन बेनिफिट इक्वली फ्रॉम दिस, क्या सभी को बराबर का लाभ होता है इससे, और डू सम पीपल बेनिफिट मोर देन अदर्स, क्या कोई ज़्यादा लाभ कमा पाता है। वी शैल फाइंड आउट, कि हम देखेंगे इस चैप्टर में कि क्या क्या प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है कि अ कॉटन फार्मर इन कुरनूल, की कुरनूल में एक कॉटन फार्मर की कहानी है जिसका नाम स्वप्ना है। ठीक, स्वप्ना स्मॉल फार्मर इन कुरनूल आंध्र प्रदेश ग्रो कॉटन ऑन हर स्मॉल पीस ऑफ लैंड, की छोटे से लैंड के पीस पर वो कॉटन ग्रो करती है। द बॉल ऑफ द कॉटन प्लांट आर राइप एंड सम हैव ऑलरेडी burst, so Swapna is busy picking cotton. The balls which carry the cotton in them do not burst open all at once, so it takes several days to harvest the cotton. ठीक है, तो ये कॉटन की हार्वेस्टिंग की प्रोसेस है कि कॉटन खेत में ग्रो किया जाता है, उसके बॉल्स बनते हैं, कॉटन के बॉल बनाए जाते हैं दबा दबा के। ठीक है, कॉटन के फूल से कॉटन निकलता है, तो ये स्वप्ना ये सारा काम करती है। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है कि वंस द कॉटन इज कलेक्टेड, instead of selling at it Kurnool cotton market, Swapna and her husband take the harvest to the local traders, कि ये हार्वेस्ट करके एक लोकल ट्रेडर्स को बेचते हैं। एट द बिगनिंग ऑफ द क्रॉपिंग सीजन स्वप्ना हैड borrowed rupees 2500 from the trader at very high interest rate to buy seed, fertilizer, pesticides for cultivation। तो देखिए यहाँ पर स्वप्ना के साथ एक मजबूरी है, ठीक है, कि वो लोकल ट्रेडर्स को ही क्यों बेच रही है, क्योंकि लोकल ट्रेडर्स से उसने कॉटन की खेती करने के लिए 2500 रुपीज़ उधार लिए थे और हाई इंटरेस्ट पर लिए थे। एट द टाइम द लोकल ट्रेडर्स मेक स्वप्ना एग्री टू अनदर कंडीशन, और एक कंडीशन और बताई थी ट्रेडर्स ने उधार देने से पहले, कि ही मेड हर प्रॉमिस टू सेल ऑल हर कॉटन टू हिम। स्वप्ना से एक प्रॉमिस ले लिया था कि वो सारा कॉटन उसी को बेचेगा। Cultivation of cotton requires high level of inputs such as fertilizer and pesticides, and the farmers have to incur heavy expense on account of these. Most often, the small farmer need to borrow money to meet these expenses. तो यहाँ पर आपको कॉटन की खेती करने के लिए एक्सपेंसेस के बारे में बताया है कि कितना ज़्यादा एक्सपेंस करना पड़ता है कॉटन की खेती के लिए। ठीक है, उसके फर्टिलाइज़र के लिए, पेस्टिसाइड्स के लिए फार्मर को बहुत पैसा उधार लेना पड़ता है। अब देखते हैं मार्केट के अंदर क्या हुआ, कि जब ये स्वप्ना यहाँ पर पहुँचती है तो एट द ट्रेडर्स यार्ड टू ऑफ हिज मैन वे द बैग्स ऑफ कॉटन एट अ प्राइस ऑफ ₹1500 पर क्विंटल। द कॉटन फेस 6000, द ट्रेडर्स डिडक्ट 3000 फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन एंड इंटरेस्ट एंड पे स्वप्ना 3000। तो जब वो ट्रेडर्स के यार्ड पर पहुँचते हैं तो दो मैन कॉटन की वेइंग करते हैं, कॉटन को तोलते हैं, और 1500 रुपये क्विंटल के हिसाब से, यानी 1500 पर क्विंटल के हिसाब से जब कॉटन को वेइंग किया जाता है तो स्वप्ना का जो कॉटन रहता है वो 6000 का निकलता है। तो जो 2500 उसको उधार दिया रहता है ट्रेडर, 500 रुपये ब्याज लेके 3000 रुपये काट कर स्वप्ना को 3000 रुपये दे देता है। तो स्वप्ना बोलती है 3000 ओनली, सिर्फ 3000। ठीक है, तो ट्रेडर्स उससे कहता है कि कॉटन इज सेलिंग चीप, देयर इज अ लॉट ऑफ कॉटन इन द मार्केट। तो ट्रेडर बोलता है कि भैया कॉटन इस समय बहुत सस्ते दामों पर बिक रहा है और बहुत सारा कॉटन है मार्केट के अंदर। स्वप्ना, आई हैव टॉयल्ड
सो हार्ड फॉर 4 मंथ ग्रो दिस कॉटन। तो बोलते हैं कि हमने बहुत मेहनत की है 4 महीने इस कॉटन को उगाने के लिए। यू कैन सी हाउ फाइन एंड क्लीन द कॉटन इज दिस टाइम। आप देख सकते हैं कि कॉटन कितना क्लीन है, कितना फाइन है। आई हैड होप्ड टू गेट अ मच बेटर प्राइस। और मुझे इससे ज़्यादा पैसे की उम्मीद थी। ठीक है, आगे जब देखेंगे तो ट्रेडर बोलता है, अम्मा आई एम गिविंग यू अ गुड प्राइस, कि मैं आपको एक अच्छी प्राइस दे रहा हूँ। अदर ट्रेडर्स आर नॉट इवन पेइंग दिस मच। तो बोला कि और जो ट्रेडर्स हैं वो इससे बेहतर प्राइस आपको नहीं देंगे। यू कैन चेक एट द कुरनूल मार्केट इफ़ यू डू नॉट बिलीव मी। तो बोलता है उससे ट्रेडर कि तुम जाके मार्केट में पता कर सकते हो, कुरनूल मार्केट में, यदि तुमको मुझ पर विश्वास ना हो। तो सपना बोलती है, डोंट बी एंग्री, हाउ कैन आई डाउट यू। आप गुस्सा मत हुई। बोला कि मैं आप पर विश्वास करती हूँ, मैं आप पर कैसे डाउट कर सकती हूँ। आई हैड ओनली होप्ड दैट वी वुड अर्न इनफ फ्रॉम द कॉटन क्रॉप टू लास्ट अस अ फ्यू मंथ। तो वो बोली कि मैं सिर्फ ये इसकी उम्मीद कर रही थी कि शायद मुझे अच्छा पैसा मिल सकता है। तो स्वप्ना नो दैट कॉटन विल सेल फॉर एटलीस्ट 1800 पर क्विंटल। जबकि स्वप्ना इस बात को जानती थी कि मार्केट के अंदर ये लगभग 1800 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से बिक रहा है। सी डजेंट आर्ग्यू फर्दर, उससे ज़्यादा आर्ग्यू नहीं करना चाहती थी। द ट्रेडर इज अ पावरफुल मैन इन द विलेज एंड द फार्मर हैव टू डिपेंड ऑन हिम फॉर लोन्स, नॉट ओनली फॉर कल्टिवेशन बट ऑल्सो टू मीट other agencies such as illness, children's school fee. Also, there are time in the year when there is no work and no income for the farmers, so borrowing money is the only means of survival. तो स्वप्ना ये जानने के बाद भी कि 1800 रुपये क्विंटल वो बिक सकता है, वो ज़्यादा आर्ग्यू नहीं कर सकती, क्योंकि ट्रेडर जो रहता है वो एक पावरफुल मैन रहता है विलेज के अंदर, और फार्मर्स उस पर डिपेंड होते हैं लोन के लिए। ठीक है, नॉट ओनली कल्टीवेशन, कि सिर्फ कल्टीवेशन के लिए नहीं बल्कि और भी जो उनके खर्चे रहते हैं, जैसे कभी कोई बीमार पड़ गया, उनके बच्चों की स्कूल की जो फीस होती है, ठीक है, इन सारी चीज़ों के लिए ट्रेडर्स पर डिपेंड रहना पड़ता है। इसलिए वो उनसे ज़्यादा आर्ग्यू नहीं करते हैं। Swapna's earning from cotton cultivation is barely more than what she might have earned a wage labor। ठीक है, कि देखिए क्या है, स्वप्ना की जो अर्निंग होती है कॉटन कल्टीवेशन की, बेयरली मोर देन व्हाट शी माइट हैव अर्न एज अ वेज लेबर। ये थोड़ा बहुत ज़्यादा है जब वो लेबर का काम करते हो उससे। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर आपको एक इमेज दिखाई दे रही होगी आपके बुक में, जब आप देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कुछ प्रोसेस दी हुई है कॉटन की, कि फर्स्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है कि ट्रेडर सेल द कॉटन एट द कुरनूल कॉटन मार्केट, गिनिंग मिल बाय द कॉटन। की गिनिंग मिल जो है वो कॉटन खरीदती है। गिनिंग मिल रिमूव्स द सीड्स एंड प्रेसेस द कॉटन इनटू बेल्स। कि गिनिंग मिल जो है वो सीड्स को रिमूव करती है और कॉटन को गट्ठे बनाती है। स्पिनिंग मिल बाय द बेल्स, और ये जो स्पिनिंग मिल्स होते हैं फिर ये बेल्स को खरीदते हैं। फिफ्थ नंबर पर है स्पिनिंग मिल स्पिन द कॉटन इनटू यार्न। फिर वो कॉटन से यार्न बनाते हैं। स्पिनिंग मिल सेल द यार्न टू यार्न डीलर, और स्पिनिंग मिल इनको यार्न डीलर को भी बेच देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द क्लॉथ मार्केट ऑफ इरोड। अब इसी तरीके से इरोड के अंदर एक क्लॉथ मार्केट है, ठीक है, जो कि तमिलनाडु के अंदर है। यहाँ पर लिखा हुआ है, इसकी भी स्टोरी लिखी हुई है कि तमिलनाडु इज वन ऑफ द लार्जेस्ट क्लॉथ मार्केट इन द वर्ल्ड, की वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्लॉथ मार्केट है। अ लार्ज वैरायटी ऑफ क्लॉथ इज सोल्ड इन दिस मार्केट, और बहुत ज़्यादा वैरायटी में यहाँ पर कपड़ों की सेलिंग की जाती है। क्लॉथ दैट इज मेड बाय वीवर्स इन द विलेज अराउंड इज ऑल्सो बॉट हेयर फॉर सेल अराउंड द मार्केट आर offices of cloth merchant who buy this cloth. Other traders from many South Indian towns also come and purchase cloth in the market। कि काफ़ी सारे जो मर्चेंट्स रहते हैं, काफ़ी सारे जो ट्रेडर्स रहते हैं वो यहाँ पर कपड़े खरीदने आते हैं। ठीक है, लिखा है कि ऑन मार्केट डेज यू वुड ऑल्सो फाइंड वेवर्स ब्रिंगिंग क्लॉथ दैट हैज़ बीन मेड ऑन ऑर्डर्स। कि यहाँ पर मार्केट डेज में आप देखेंगे कुछ ऐसे वेवर्स मिलते हैं जो ऑर्डर पर कपड़े बनाते हैं, यानी कच्चा माल ये मर्चेंट से लेते हैं और उनके डिमांड के अकॉर्डिंग ये कपड़े बनाते हैं। दीज मर्चेंट सप्लाई क्लॉथ ऑन ऑर्डर टू गारमेंट मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्टर्स अराउंड द कंट्री। दे परचेज द yarn and give instruction to the weavers about the kind of cloth that is to be made. In the following examples we can see how this is done। ठीक है, देखिए समझिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि मर्चेंट्स क्या करते हैं कि कच्चा माल जो है इन वेवर्स को देते हैं। यहाँ पर आपको इमेज दिखाई दे रहा होगा, इन वेवर्स को देते हैं और इनको बताते हैं कि इनको किस तरीके से कपड़े बनाने हैं, और फाइनली कपड़े बनने के बाद ये उनसे खरीद लेते हैं।
तो देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि कुछ लोग घर के सदस्यों के साथ मिलकर एक कपड़े बुनने का काम कर रहे हैं, धागा काटने का काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर सिलाई का काम होता है, बुनाई का काम होता है, और इस तरीके से ट्रेडर्स क्या करते हैं, सीधे सीधे इनसे जाके कपड़े खरीद लेते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक यहाँ पर है उसका नाम है, यहाँ पर देखेंगे आप लिखा हुआ है पुटिंग आउट सिस्टम, वेवर्स प्रोड्यूसिंग क्लॉथ एट होम। देखिए पुटिंग आउट सिस्टम का मतलब समझिए, इसको दादन व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। दादन व्यवस्था का मतलब ये होता है कि जो कच्चा, जो मर्चेंट्स होते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट्स वर्क अमॉन्ग द वेवर्स बेस्ड ऑन द ऑर्डर ही हैज़ रिसीव फॉर क्लॉथ, की जिस तरीके से मर्चेंट्स को क्लॉथ के ऑर्डर मिलते हैं, ठीक है, उस तरीके से मर्चेंट्स क्या करते हैं, वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमॉन्ग वेवर्स, की इनको ये कच्चा माल देते हैं, कच्चा माल देने के बाद इनसे ये कपड़े बनवाने के लिए बोलते हैं, ठीक है। उस हिसाब से ये जो वेवर्स होते हैं वो उनके डिमांड के अकॉर्डिंग कपड़े बनाते हैं, ठीक है। फॉर द वेवर्स दिस आर्गुमेंट seemingly has two advantage, the weaver do not have to spend their money on purchase of yarn, कि इसमें क्या होता है कि जो यार्न मर्चेंट्स के द्वारा वेवर्स को दिया जाता है, तो वेवर्स जो होते हैं वो यार्न खरीदने के लिए उनको पैसे स्पेंड करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑल्सो द प्रॉब्लम ऑफ सेलिंग द फिनिश्ड क्लॉथ इज टेकन केयर ऑफ, और जो फिनिश्ड गुड होता है उनको बेचने के लिए इनको मार्केट भी नहीं जाना पड़ता, जो मर्चेंट्स होते हैं वो इनसे आके खरीद लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम जो होती है इनसे दूर हो जाती है। अब देखेंगे यहाँ पर आगे जब आप आएंगे तो इनके क्लॉथ्स के बारे में लिखा है, जो वेवर्स होते हैं जिस तरीके से वो कपड़े बनाते हैं, तो ये वाला पैराग्राफ देखेंगे कि वेवर्स इन्वेस्ट ऑल देयर सेविंग्स और बोरो मनी एट हाई इंटरेस्ट रेट टू बाय लूम्स। लूम्स करघा बोलते हैं इसको, जो गांधी जी चलाते थे चरखा, ठीक है। तो ये खरीदना ज़रूरी होता है वेवर्स को, और ये क्या करते हैं, हाई इंटरेस्ट पर लोन लेकर ये खरीदते हैं। ईच लूम कॉस्ट ₹20,000, सो इस स्मॉल वेवर्स विथ 2 लूम्स हैज़ टू इन्वेस्ट 40,000, कि एक स्मॉल जो वेवर्स होता है वो लगभग 2 लूम्स खरीदता है और वो 40,000 के पड़ते हैं उसको। द वर्क ऑन दीज लूम्स कैन नॉट बी डन अलोन, और इस पर अकेले काम नहीं किया जाता, ठीक है। द वेवर्स एंड अनदर एडल्ट मेंबर ऑफ हिज फैमिली वर्क अप टू 12 आवर अ डे टू प्रोड्यूस क्लॉथ, की उनकी फैमिली मेंबर लगभग एक दिन में 12 घंटे काम करते हैं तब जाके कपड़े बनते हैं। फॉर ऑल ऑफ दिस दे अर्न अबाउट 3,500 पर मंथ, और इतना सब करने के बाद एक वेवर लगभग 3,500 रुपीज़ पर मंथ ही कमा पाता है, ठीक है। द अरेंजमेंट बिटवीन द मर्चेंट्स एंड द वेवर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ पुटिंग आउट सिस्टम, की जो अरेंजमेंट होता है यही पुटिंग आउट सिस्टम कहलाता है, ठीक है। वेयर बाय द मर्चेंट्स सप्लाई द रॉ मटेरियल एंड रिसीव द फिनिश्ड प्रोडक्ट, की इसमें क्या होता है कि जो मर्चेंट्स होते हैं वो रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं और फिनिश्ड गुड उनको मिल जाता है। इट इज़ प्रिवलेंट इन द वेविंग इंडस्ट्री इन मोस्ट रीजन ऑफ इंडिया, की इंडिया के मोस्ट रीजन में ये जो प्रोसेस है वो प्रिवलेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वेवर्स कोऑपरेटिव, वेवर्स कोऑपरेटिव का मतलब समझते हैं क्या होता है, कि बुनकर सहकारी संस्थाएं, कि ये पुटिंग आउट सिस्टम से बचाने के लिए ही ये वेवर्स कोऑपरेटिव्स खोले गए हैं, ताकि जो छोटे छोटे वेवर्स हैं उनको ज़्यादा नुकसान का सामना ना करना पड़े। इसके बाद जब आप आगे आएंगे चैप्टर में, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ कपड़े बनते हुए दिख रहे हैं। द गारमेंट्स एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री नियर डेली, कि जो आपने एडोर का मार्केट देखा हुआ है, यहाँ पर मर्चेंट्स क्या करते हैं, कपड़ों को दिल्ली सप्लाई करते हैं, फिर ये कपड़े दिल्ली से यूएसए, ब्रिटेन, वहाँ पर सप्लाई किए जाते हैं फिनिश्ड गुड। यहाँ पर भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जो बाहर के व्यापारी होते हैं, ठीक है, जो बाहर के व्यापारी होते हैं, जैसे कोई व्यापारी यूएसए में है तो उनको कपड़े अच्छी क्वालिटी के चाहिए, टाइम पर डिलीवरी चाहिए, थोड़ा बहुत भी यदि कपड़े में खराबी है तो कपड़े लेने से मना कर देते हैं। अब यहाँ पर एक प्रोसेस दी हुई है कि पेमेंट टू वर्कर्स पर मंथ, जो टेलरिंग का काम होता है उनको 3,000 दिया जाता है, आयरनिंग करने वालों को ₹1.5 पर पीस दिए जाते हैं, जो इन कपड़ों की चेकिंग करते हैं उनको 2,000 पर मंथ दिया जाता है, थ्रेड कटिंग यानी धागे की जो कटिंग करते हैं और बटरिंग करते हैं उनको 1,500 रुपीज़ पर मंथ दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये लिखा है कि द शर्ट इन द यूनाइटेड स्टेट, कि यूनाइटेड स्टेट में जो शर्ट, ये यहाँ से बना हुआ शर्ट जो बिकने जाता है उसकी सेलिंग के लिए यहाँ पर देखिए $26 लिखा है, जो कि हमारे यहाँ के हिसाब से 1,800 रुपीज़ होता है। तो प्रॉफिट यहाँ पर 900 रुपीज़ का आपको दिखाई दे रहा होगा, कि एक शर्ट पे 900 रुपीज़ का प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर बनाने वाले क्या इतना प्रॉफिट कमाते हैं, नहीं कमा पाते हैं, ठीक है। परचेस इन्होंने कितने में किया बेटा, 300 में किया, स्टोरेज का 200 रुपये खर्च आया, एडवर्टाइजमेंट का 400 रुपये खर्च आया, और प्रॉफिट ये लोग 900 निकाल के टोटल 1800 में ये शर्ट बेचते हैं, तब जाके इनको प्रॉफिट होता है। यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है जिसको आप खुद भरने की कोशिश करेंगे।
इसके बाद यहाँ पर आता है हु आर द गेनर इन द मार्केट, हु आर द गेनर्स इन द मार्केट, कि मार्केट के अंदर, ठीक है, लाभ कमाने वाले कौन होते हैं। तो लाभ कमाने वाले वो होते हैं जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक होते हैं, सुपरमार्केट के जो बायर्स होते हैं, वो इनमें लाभ कमाते हैं, ठीक है। तो जो छोटे मोटे व्यापारी होते हैं उन पर ये लाभ काम नहीं आता। इसके बाद है मार्केट एंड इक्वलिटी, ठीक है, बाजार और समानता की बात कर रहा है अब ये, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि द फॉरेन बिजनेस पर्सन मेड ह्यूज प्रॉफिट इन द मार्केट, compared to this the garment exporter made only moderate profit. On the other hand, the earning of the workers at the garment export factory are barely enough to cover their day to day needs. तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो फॉरेन के बिजनेसमैन कमाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के जो गारमेंट के एक्सपोर्टर होते हैं वो मॉडरेट प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन जो वर्कर्स होते हैं वो इतना भी नहीं कमा पाते कि वो अपने दिन प्रतिदिन की नीड्स को फुलफिल कर पाएँ, ठीक है। तो ये समानता नहीं है मार्केट के अंदर, ठीक है, इसको हम समानता नहीं बोल सकते हैं। इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे इस पर तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ठीक है। इसकी कुछ क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज है जिसको मैं नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करा दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।